नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अनोखी वसीयत। रामलाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी जानकी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने बड़े बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजारों की चाबी को दीजिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे। पिताजी आपको तो पता है मेरी कार रिपेयर करवानी है। अच्छा ठीक है, जानकी जरा चाबी तो देना। जानकी जी अपने कमरे में से चाबी को गुच्छा निकाल कर दे देती है। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए, जरा दीजिए। तो मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस ज़रूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोचकर चुप कर जाते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने ही बच्चे। वैसे तो रामलाल जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठने थे तो बच्चों कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर रामलाल जी हंस देते। जानकी जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लौटाओ, परंतु रामलाल जी नहीं मानते। अरे जानकी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरी जान है, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। अरे भाग्यवान बुढ़ापे की चिंता तू मत कर, अपने दोनों बेटे बड़े होना हो रहे, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। जानकी जी चुप कर जाती, लेकिन मन ही मन में कहीं न कहीं विचार तो चलते ही रहते। सोचा कि ज़माने में अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटो तो अपने ही, लेकिन बहुएं तो पराई घर से आई है, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहू को अच्छे से जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए जानकी जी एक तक अपने पति की निहारे जा रही थी। इतने में रामलाल जी ने चुटकी बजाते हुए उनसे विचारशीलता के काम को भांग कर दिया। जानकी ही जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। रामलाल जी बोले, अरे भाग्यवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? रामलाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वह बना देगा। दरअसल जानकी जी ने रसोई घर और घर के दूसरे कामों के लिए 16-17 साल का एक नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहू पर काम का बोझ ना पड़े। और फिर इस उम्र में तो ज़्यादा काम नहीं बोले, और वैसे भी चाय बनानी आती भी है। आपको जो खुद बनाएंगे श्रीमती जी, मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं। चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए रामलाल जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो इतने में राजू आ गए। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए रामलाल जी चूल्हा जलाने लगे, साथ में अपने पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को जानकी जी और रामलाल जी रोज की तरह सर सपाटा करके लिए बाहर निकले। महसूस कर रही थी कि उन्हें रामलाल जी जैसा उलझा हुआ इंसान मिला, पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी दूर निकले थे कि देखा सामने एक तेज गति की कार बेकाबू होकर उनकी तरफ ही आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। जब होश आया तो जानकी जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठाते ही रामलाल जी के बड़े में पूछा तो नर्स ने बताया कि रामलाल जी आईसीयू में है। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई थी जी, कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही जानकी जी ड्रिप उतारकर एक तरफ फेंकती है। चोटें लगे के बाद कर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो उन्हें रोक पाता। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, और जानकी जी को जैसे कानों से सुनिए देना बंद हो गया, तथा सिर्फ और सिर्फ रामलाल जी की प्यारी भारी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। रामलाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर जानकी जी उन्हें देखते ही डर गए। कुछ देर पहले जो रामलाल जी उनके साथ हंसते बतियाते सैर पर निकले थे, वो हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बैठे पड़े थे। जानकी जी खुद को संभल ना सकी। उठे ना, देखिए आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तुरंत मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते जानकी जी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी।
जानकी जी को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा लिया था। उन्हें आराम करने को कहा गया। रामलाल जी की चिंता ही जानकी जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किया जानकी जी अपने पति के माता पिता मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतनी में आवाज़ आई। बड़ी माँ आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। जानकी जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। बोला, खाना का लीजिए बड़ी माँ। जानकी जी इधर उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चल गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली है तो आपका हाल चाल जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर जानकी जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है। इस दुख की घड़ी में इतने में नई नर्स अंदर आई। बोली, जानकी जी, आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें रामलाल जी के पास ले गया। रामलाल जी होश में तो थे परंतु अपने हाथे पर नहीं हिला पा रहे थे। यह देखकर जानकी जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपने आंखों में समेटकर रामलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक है। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभालने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। दोनों पर घर तो आ गए, लेकिन रामलाल जी अब व्हीलचेयर पर था चुके थे। वह चलने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे जानकी जी और रामलाल जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब अपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को ही अपने माता पिता बोझ लगने लगे। रामलाल जी की दवा पानी सब जानकी जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो जानकी जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने तक सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही थी हमें किटी पार्टी में भी नहीं जा पाए। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी जानकी जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटा का साथ देने बहुत भी आ जाती, माँ भी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं है तो थोड़ा सोच समझ कर बता किया करो। खर्च की इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता था। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहू ये ही सोचने लगी कि यह बेटे यह छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी करते हुए आ जाते हैं। अब बाबूजी लाचार हो गए तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए। बेटे बहू की जली खुटी सुनकर जब जानकी जी कमरे में आई तो देखा रामलाल जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रामलाल जी जानकी जी को देखकर बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटा ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन जानकी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए जानकी जी बोली। राजू जो पास में ही खड़ा सब बातें सुन रहा था जानकी जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ली हो। यह सब सुनते ही जानकी जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची। बहू वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? जानकी जी बोली। बहुए तो जैसे तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसा लूटने में ऐसे लगी हुई है जैसे कि पैसे पेड़ पर उग रहे हो। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसा को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भारत जवाब सुनकर जानकी जी हैरान सी उनसे देख ही रह गई। अगले दिन जब जानकी जी सो कर उठी तो देखा रामलाल जी को हाथ थोड़ा सा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बापूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार हो रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है तो गाड़ी से ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको पता है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर बैठ गए। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझते क्यों नहीं है, हम नौकरी पेश लोग हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि अब फालतू के काम करते रहे। राजू को बुलाकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए। बाबूजी को लेकर जानकी जी अपमान का घूंट पी ले चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उसे समय
कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतनी में राजू ने आवाज़ लगाई, बड़ी माँ मैं ऑटो बुला कर ले आया हूँ। जाते हुए जानकी जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे, दवा और फल लाने के लिए मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की चेयर को सरकते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन जानकी जी और रामलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में जानकी जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपना ने ही पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज़्यादा क्या लगा है हमारा। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी दादी ने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, अब वह भी चल बसी, मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आई है। राजू की आंखें सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रामलाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताए। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में ऑटो रुकवा कर राजू दवा या फल और ज़रूरी सामान ले आया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बापूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बापूजी ने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बापूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं और आप सारा दिन हमें भी परेशान कर रहे हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बापूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और रामलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है। कहते हुए रामलाल जी ने जानकी के साथ केक काटा। जानकी जी को एक गिफ्ट पैक उठा कर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपने पसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया। दोनों बहू के मुंह खुला के खुला रह गया। क्या हुआ, हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज देता हूँ। रामलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। यह मेरा वकील दोस्त है दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है, और यह दीनदयाल जी, जिन्हें मैंने यह मकान 1,20,00,000 रुपये में बेच दिया है। इतना सुनते ही बेटा और बहू से सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसे कैसे, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। रामलाल जी आगे बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी आज उन्हें रोकने की। रामलाल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहू को बेदखल करता हूँ, उसे पर आज से राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचे से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम पर जमा कर दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा, और बाकी आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे, और मेरे पोते पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुला रहेंगे। अब रामलाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक तो इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत होनहार है, परंतु क्या सचमुच मेरे दोनों बेटे मेरे अपने हैं या सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं, शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाए, जिसके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब से इस दुनिया से कुछ कर गया होता। अपने लाचार बेकार बाप शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और राजू की सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मेरे बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी वह नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रखिए। आपके बेटे हमें है, बड़े बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर रामलाल जी ने बोले, बची हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है इसे मैंने, लेकिन इसने तो जीवन दान दिया है, मुझे मेरे और मेरी पत्नी की बुढ़ापे की लाठी बनाई है। यह अब तो दोनों बेटे बहुत माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाए बापूजी को, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहू को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जानकी जी उनकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब याद कर क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बापूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है, तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देकर आज दोनों बेटे और बहू भावुक हो गए।
शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो लोग बहुत गिर गिरे, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में रामलाल जी ने लिखा था। बेटा और बहू को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों मिल चुके थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।